अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो है हमारा मकसद है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हर आम और ख़ास तक पहुँचाई जाए। और जो है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ, इन्वेस्ट करें और बेनिफिट हासिल करें स्टॉक मार्केट की। क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो है स्टॉक मार्केट इज़ अ गोल्ड माइन। तो यहाँ पर आके हर किसी को अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो आप ज्वाइन करें ताकि जो है आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो है आप जो है अपडेटेड भी रहें चीज़ों से। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, मैं आज हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद हसन साहब, जो कि हेड ऑफ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज में। और जो है उन्हें हम वेलकम करते हैं और उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है मार्केट में हम जो है वो बस मंदी 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 देख रहे हैं। बीच में थोड़ी सी खुशी आती है, थोड़ा सा तेजी बीच में आती है, लेकिन एकदम से करेक्शन और बड़ी मेजर करेक्शन, कभी शॉर्ट करेक्शन, मतलब ये चल रहा है। और इतनी ज्यादा जो है वो फंड्स की सेलिंग हो रही है, बैंक्स की सेलिंग हो रही है। तो क्या इस वक्त करना चाहिए? इस वक्त जो है जो इंडिविजुअल है वो भी क्या मार्केट से एग्जिट कर जाए? क्या करना चाहिए? क्या इस पूरी सूरत हाल के ऊपर आप क्या अपना एक ओवरव्यू देंगे? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली ये है कि मार्केट काफी राइज करके ऊपर आई हुई है। हम्म। अब अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है। अभी के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होने के बावजूद ऐसे नहीं है कि कोई एक नई रैली मार्केट में स्टार्ट हो जाए। दरमियान में ये था कि आईएमएफ रिव्यू के लिए पाकिस्तान आना था, उनका थोड़ा सा डिले हुआ है। तो हम्म। ये जो फरवरी के मिड में एक विंडो बन गई है ऐसी कि जिसके अंदर कोई ऐसी न्यूज एग्जिस्ट नहीं करती कि जो मार्केट को ड्राइव करे। हम्म। इसके साथ चूंकि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ सेलिंग भी चल रही है, जाहिर है कि रेट्स इतने ऊपर हैं तो अ, इस तरह की सेलिंग तो एक नॉर्मल चीज है। तो न्यूज की एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से एक तरह से वो एक प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही सेल। तो इसमें थोड़ा दरमियान में मार्केट दो तीन दफा अप डाउन किया है। लेकिन इस अब की दफा लगता है कि जैसे मार्केट ने अपने पहले लो दरमियान के ब्रेक किए हैं, तो एक रिस्क मौजूद है कि जो अर्ली लो लो मार्केट ने दिखाए थे हमारे पास 1,05,000 6,000 का इंडेक्स था उस पर, हम्म। कि शायद प्राइसेस वो टेस्ट कर सकती हैं। वो एक प्रोबेबिलिटी एक पैदा हुई है। तो आम इन्वेस्टर को अभी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। बढ़ता हुआ किसी शेयर को देख के बहुत ज्यादा बाय नहीं करना चाहिए। कुछ पोजीशन रिड्यूस जरूर करनी चाहिए जब रेट्स ऊपर जाते हैं, और लोअर साइड पे ग्रेजुअल बाय करना चाहिए। मार्केट में अभी वैल्यू मौजूद है, गोइंग फॉरवर्ड अभी हालात इंटैक्ट है, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। जो ग्रोथ का साइकिल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये 3-4 वीक्स थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। सही। तो सर, अब ये बताएं कि किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जब से ये साल शुरू हुआ है तो अभी किन सेक्टर्स में आप देख रहे हैं क्या करें इस वक्त? जो है किन सेक्टर्स को फोकस करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सीमेंट सेक्टर है काफी अच्छा जो है अभी इस मंदी में भी चल रहा है। और तो किन सेक्टर्स को आप कहेंगे कि उनमें काम किया जाए? जैसे कुछ लोग हैं वो अभी करना भी चाह रहे हैं काम, लेकिन थोड़ा सा मंदी की वजह से परेशान भी हैं। तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त किन सेक्टर्स को जरा देखना चाहिए? और दूसरा ये कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से भी मैं ये पूछना मतलब चाहूंगी आपसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का क्या है? क्या उसमें स्कोप खत्म हो गया है? ये असल में अपॉर्चुनिटी जिन्हें अपने है, आप को नहीं अंडरएस्टिमेट है, कर रहे क्या है? थोड़ा सा जो है इसके हवाले से बताइए। जी देखिए, सेक्टर्स का तो आपने खुद ही बड़ा अच्छा कह दिया। सीमेंट सेक्टर में गोइंग फॉरवर्ड ये एक्सपेक्टेड है कि
इनके डिस्पैचेस भी बेहतर हो जाएं। मार्जिन्स तो ऑलरेडी बेहतर हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस भी सारी फेवर करती हैं। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए हैं, हम्म। फर्दर भी इन्फ्लेशन नीचे होने की वजह से कोल नीचे है, तो ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं सीमेंट को भी और बाकी साइकिल को भी, ऑटो सेक्टर को भी। तो इसमें साइक्लिकल्स ही फर्स्ट मेरे ख्याल में प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि उसमें सीमेंट्स आप देख लें, उसमें ऑटोज हैं, ये भी ठीक रहेंगे। बाकी जो आप ने पूछा है कि ऑयल गैस सेक्टर के साथ, ऑयल गैस सेक्टर की दो तीन चीजें मिलके उसे ड्राइव कर रही हैं। एक तो चीज अपनी जगह पर मौजूद है कि इनके कैश फ्लो बेहतर हो गए, कैश फ्लो बेहतर हुए, इनकी प्राइस डबल हो गई हुई है, वो तो अपनी जगह पर है। तो लेकिन अभी फौरी तौर पर कोई बड़े डिविडेंड्स इनसे एक्सपेक्टेड नहीं है। जो दूसरी न्यूज थी कि इनके जो पहले वाले पैसे हैं उनके लिए कोई पैकेज आ जाए, हम्म। उससे कुछ बेहतरी आ जाएगी, एक बड़ा डिविडेंड आ जाए। या फिर ये था कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, ये स्टॉक्स बेचना चाहती है सऊदीज को, तो एक वो चीज भी मार्केट में थी। तो चूंकि ये सारी चीजें थोड़ा स्लो हुई हैं, डिलेड हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी थोड़ा सबड्यूड हैं, तो वो चीज एक थोड़ा हर्ट कर रही है, थोड़ा रुके हुए हैं। लेकिन वैल्यू इनके अंदर भी है, थोड़ा फर्दर नीचे आ जाए अगर मेरे ख्याल में ये कोई 5-10%, तो वहां स्टार्ट करनी चाहिए बाइंग, अभी इनके अंदर भी वैल्यू मौजूद है। जी। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो जो है, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोग सवाल करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेशन का टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। तो काइंडली अपने सवाल जल्दी कर लें, क्योंकि एंड में सवाल आते हैं तो वो फिर लेना मुश्किल होता है। और काइंडली माइक ऑन करके आप अपने सवाल कीजिएगा। सर, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मुझे बताएं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी हमने देखा पिछले दिनों वो भी कम हुआ, मजीद आगे भी कम होगा जो जो है, क्योंकि सिंगल डिजिट तक का टारगेट है। और ये टारगेट कब तक अचीव होगा? पहले हम सुन रहे थे कि ये टारगेट शायद चला जाए दिसंबर तक सिंगल डिजिट का, लेकिन अब लग रहा है कि शायद जल्दी इसकी बारी आ जाए। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट्स वाली बात है, चूंकि इन्फ्लेशन की फिगर्स ड्रामेटिकली नीचे आई हैं, ये ना स्टेट बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी जल्दी, ना गवर्नमेंट की असेसमेंट थी, ना ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह की ये असेसमेंट थी कि इतनी जल्दी नीचे आएगा। हम्म। क्योंकि इन्फ्लेशन जब नीचे आ जाए तो इंटरेस्ट रेट ने फिर जाहिर फॉलो करना है उसे, बताइए। वो भी नीचे आ गया। अलबत्ता एक चीज है कि जितना अभी हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की फिगर्स देख रहे हैं कि 2.4% पर अभी, लेकिन कोर इन्फ्लेशन ऊपर है। कोर इन्फ्लेशन 8%, 8.5% के करीब है। तो ये चूंकि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ज्यादा बड़ा चंक जो है वो फूड आइटम्स का, सेंसिटिव, जिनकी जल्दी प्राइसेस मूव कर जाती हैं, और वो पॉलिसी रेट के कम ज्यादा करने से ज्यादा ये इफेक्ट नहीं होती इनकी प्राइसेस। ये डिमांड जो लोकल कभी अगर शॉक आ जाता है या कोई ऐसी चीज आ जाती है, तो वो ज्यादा इफेक्ट करती हैं इन्हें चीजें। तो अलबत्ता कोर इन्फ्लेशन भी इतना कम है कि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि इन्फ्लेशन फर्दर थोड़ा नीचे हो जाए, लेकिन अभी सिंगल डिजिट में शायद ना आ सके, क्योंकि वो उसके बिल्कुल करीब हो जाएगा। तो यो हम्म। उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। बाकी इन्फ्लेशन के अलावा आपने क्या बात की थी, माजरत में रहे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर, मैं एक्चुअली मैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं ये जानना चाह रही जी थी जी जी जी, हाँ कि हाँ हमारे। बिल्कुल, बैंकिंग जी। सेक्टर का आप पूछ रहे थे। जी जी, जो जी। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर का ऐसा है कि मेजर चीज इन्फ्लेशन जब नीचे आ रही है, तो दूसरी असल चीज ये थी कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, इनके स्प्रेड, जो बैंकिंग हमारा स्प्रेड है, वो लाइफ हाई पे पहुंचा हुआ है, 7.5% से ऊपर था। तो बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स की हर्ट अगर होगी जब वो स्प्रेड कम होना शुरू हो जाएगा। जब तक तो बैंक्स मैनेज कर सकते हैं कि अगर उनकी इन्फ्लेशन नीचे आने से, उनकी जाहिर है कि लैंडिंग जब वो करते हैं तो वो लोअर रेट पर होगी, लेकिन अगर साथ ही वो डिपॉजिटर्स को भी कम पैसे दे सकते हैं, उनके लॉन्ग टर्म वो उस तरह के डिपॉजिट्स नहीं है, वो अगर उसे वो मैनेज कर सकते हैं और स्प्रेड को मेंटेन कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट जो ऑफ टेक है क्रेडिट का, वो उसके इम्प्रूव होने से बिजनेस
ओवरऑल बिजनेस का साइज भी बढ़ता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो इंडस्ट्री भी ज्यादा लोन लेती है, कंज्यूमर्स का भी बढ़ जाता है चंक। तो वो किसी हद तक वो सबसाइड हो जाता है इफेक्ट, पॉलिसी रेट नीचे होने वाला। तो इसलिए बैंकिंग के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा तो हर्ट मुझे नहीं होते हुए लगते कि बहुत ज्यादा होंगे। और दूसरा ये है कि स्पेशली जैसे यूबीएल है, इसके क्योंकि पे आउट इनका अच्छा है। तो जब पे आउट अच्छा है तो जब अब फिक्स्ड रेट्स कम होते हैं तो उस वक्त भी ये इनकी प्राइस अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि जब किसी को फिक्स्ड इनकम से भी कम मिलेगा तो फिर इधर तो जाहिर है कि अगर इधर थोड़ा कम होता है तो फिर भी ये मेंटेन करता है अपनी ये कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट जाए। तो बैंकिंग में बहरहाल एक इफेक्ट तो आएगा, लेकिन तो बहुत बड़ा इफेक्ट मैं नहीं समझता कि आएगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर रऊफ महमूद साहब हमारे साथ में हैं। सर, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा मेरा सर ये सवाल है कि आईटी सेक्टर में उस तरह से बूम नहीं आया जिस तरह से होना चाहिए था। अभी मिस्टर प्रेसिडेंट साहब भी गए हुए हैं चाइना, तो वो भी कह रहे थे कि आईटी में जो है ना अच्छा एक जो है ना वो हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा आईटी सेक्टर ना। तो वो नहीं बढ़ रहा सर, एक तो इसके बारे में। और सर पाकिस्तान बल्क टर्मिनल के बारे में तो बता दें सर। शुक्रिया। जी शुक्रिया। अच्छा देखिए, आईटी के कुछ शेयर्स ने मूव तो किया है, जैसे सिमिट्री भी बड़ा है। तो सिमिट्री ने तो मूव दिखाई है। बाकी ये है कि काफी जैसे एवीएन है या जी ये जी, मेरा ऑक्टोपस एवियन का। जी सर, मेरा एवियन के बारे में था कि एवियन तो बिल्कुल ही सर डंप हो गया है। जी जी। एक्चुअली आप उसकी अर्निंग्स देखें ना, कि अर्निंग में जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो इन्वेस्टर कैसे उसे उसकी प्राइस को ड्राइव कर सकेगा। तो आप हमने इसके पिछले 2-3 रिजल्ट्स देखे हैं तो वो कोई ऐसे नहीं है, बल्कि वो उसके हिसाब से देखें तो अभी भी प्राइस ज्यादा है। तो जब तक कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं सामने आती तो कंपनी तो परफॉर्म नहीं कर सकती। बाकी आईटी सेक्टर भी मार्केट वेट है इसका, काम करना चाहिए इसे भी। टेक्निकल्स पे देख के हम इनके कोई वैल्यूज वगैरह देख सकते हैं क्या है। बाकी अर्निंग्स चूंकि ज्यादा नहीं बढ़ी हैं तो उस हिसाब से फिर इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। हालांकि नेट सोल का आप देखें ना, कि नेट सोल की तो बायबैक भी चल रहा है, और बायबैक के बाद मार्केट में शेयर्स कितने रह जाएंगे, बहुत कम होंगे। तो इसमें भी एक्सपेक्ट जी करना जी, चाहिए कि बिल्कुल इसे सही। चीजें मूव करे उसके बाद। बहरहाल अभी उस तरह की मूव इनके अंदर नजर नहीं आई। और सर अलबत्ता बल्क उम्मीद टर्मिनल। जरूर है कि जी बल्क टर्मिनल पे, पे कुछ कहना मुश्किल है। एक तो पिछले दिनों आपने देखा कि ये इंपोर्ट्स भी जो कोल की थी वो, चूंकि इंडस्ट्री मेजर जा रही है या तो अपनी लोकल कोल के ऊपर, या अफगानिस्तान से काफी कोल यूज हो रहा था, तो उसके बिजनेस में भी फर्क पड़ा है। तो ये चीजें फिर इस तरह से कंपनी की प्राइस मूव नहीं करती। तो अलबत्ता इस पे मेरा कोई स्टडी नहीं है, ऐसे एक बस दूर से समझने जैसे देखा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आईटी के बारे में आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर, थैंक यू। वेलकम। जी, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है तो वो आप सवाल कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा वेव्स ऐप के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि काफी ज्यादा लोगों का जो है सवाल है इसके ऊपर अक्सर आजकल बड़ा, क्योंकि थोड़ा सा इसका ये है कि हाँ, ये अभी अभी थोड़ा सा इसने परफॉर्म भी किया था, फिर अचानक से शायद मार्केट इस तरह से हुई भी है तो वो एकदम से रुक गया। तो काफी लोग काफी टाइम से इसमें जो है स्टक हुए हुए हैं। तो क्या इसके हवाले से आप कहेंगे? जी जी, अच्छा नहीं नहीं, कोई बात जी, नहीं। वेव्स ऐप के रेफरेंस से जो चीजें हैं, आपने भी रूमर्स तो सुनी होगी कि बेसिकली ये था कि शायद कंपनी को खरीदने में चाइनीज कुछ कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। हम्म। तो इसी तरह की बातें चल रही हैं। अलबत्ता वो चीज मटेरियलाइज भी नहीं हुई और ये भी नहीं हुआ कि वो चीज नहीं होने जा रही। तो एक्सपेक्टेड तो है कि ये मूव करे। सही, जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद उसामा, आप काइंडली अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ओजीडीसी और पीपीएल को आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं, क्योंकि आप जैसे ईवी वगैरह का अभी जो है वो फ्यूचर है, तो उसमें आपको लगता है कि क्या ओजीडीसी एंड पीपीएल सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑयल की डिमांड जो है ईवी की वजह से जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा मेरा जी, पहले ये सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, ओजीडीसी और पीपीएल के अंदर वैल्यू है, और मेरे नज़दीक ये थोड़ा नीचे आते हैं, तो ज़रूर इनके अंदर बाय करना चाहिए। और बिल्कुल इनकी अर्निंग्स में थोड़ा फर्क ज़रूर अ, पड़ा है। डॉलर का भी अ, एक रेंज के अंदर रुके रहने से। लेकिन ये है कि अ, ये इन्वेस्टमेंट केस है, इन्वेस्ट करना चाहिए। सर दूसरा सवाल ये था मेरा कि इसमें अभी हेलियन का रिजल्ट आया है, तो इसको आप कैसा देखते हैं कि फ्यूचर में टारगेट प्राइस वगैरह के हवाले से कुछ बताइए। कंपनी कौन सी बोली आपने? हिलियन पाकिस्तान। माजरत चाहूंगा, मैं सही तरह से सुन नहीं पाया। आप कंपनी का अगर मुझे बता दें। सर जो सर जी सर, हिलियन हिलियन पाकिस्तान हिलियन। अच्छा, हेलियन। जी 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 सर जी। बिल्कुल। हाँ जी, ये अच्छी कंपनी है। इनकी फर्दर आगे आप देखें कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो इसने अर्निंग मेंटेन किया, 11 रुपये प्लस ये पिछले 3 क्वार्टर से इसकी अर्निंग चल रही है। आगे भी ये जिस तरह के नया वेंचर करने जा रहे हैं, इस कंपनी में वैल्यू है, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा लगता है। कोई भी इसमें डिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। करंट प्राइस पे अगर मैं पूछूं सर कि करंट प्राइस पे। जी, करंट प्राइस पे भी ले सकते, मैं तो लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। सही जी, किसी और का कोई सवाल है तो वो आप लोग कर सकते हैं। जी और मैं समय बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है जी रिफाइनरीज के लिए कि रिफाइनरीज क्यों स्टक हैं अभी तक, और रिफाइनरीज की कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही, और रिफाइनरीज बहुत ज्यादा नीचे जा रही हैं। दूसरा चीज ये कि देखिए मार्केट सिर्फ 3 से 4 हजार पॉइंट गिरी है, मगर शेयर्स की प्राइस 30 से 35% गिर गई है, चाहे पीएसओ हो, पीपीएल हो, जीडीसी हो। तो ये क्या मैकेनिज्म होता है कि मार्केट थोड़ा सा गिरती है, शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है? अच्छा, इसमें एक चीज तो पहले मैं इसके हवाले से बात कर देता हूँ कि देखें, जो इंडेक्स होता है वो एक बास्केट होती है, 100 कंपनीज की प्राइस से वो इफेक्ट होता है। तो ये मुमकिन होता है कि कुछ कंपनीज को हैवी वेट्स हैं, कुछ वो स्ट्रांग रहें, लेकिन उससे इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन कुछ इंडिविजुअल कंपनीज जो हैं वो ज्यादा गिर सकती हैं। और यही अभी हम सामने देख रहे हैं कि जैसे आपने बताया, पीएसओ काफी नीचे आ गया है, 25-25, 30-30% भी शेयर्स नीचे आए हैं, लेकिन इंडेक्स उस तरह से उतना नीचे नहीं है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि इंडेक्स कुछ दूसरे आइटम से सपोर्ट ले जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यूबीएल ऊपर है, इसी तरह से एफएफसी ने सपोर्ट किया हुआ था, इफर्ट ने किया था। तो ये चीज बिल्कुल एक इस तरह से होती है। दूसरा आपने का क्वेश्चन क्या था? रिफाइनरीज के रिफाइनरीज जी क्यों जी, स्टक है, हाँ। मतलब जी जी जी। हाँ, पीआरएल थर्टी रिफाइनरी। परसेंट 35% गिर जी जी चुकी है, रिजल्ट रहे उनके अच्छे नहीं आए, मगर आगे उनके मार्जिन अच्छे हुए हैं, हर चीज अच्छी हुई है, जी मगर बहुत नीचे आ रहे हैं, अपनी एक्चुअल प्राइस पे जी। नहीं है जो मुझे लग रहा है। जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन आप देखिए ना कि नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट कितना बुरा आया है, कितना लॉस उसने शो किया है। पाकिस्तान रिफाइनरी का भी सिर्फ 50 पैसे की अर्निंग आई है। अटक रिफाइनरी का हाँ रिजल्ट उस हिसाब से हम देखें तो ठीक है। और इनकी प्राइसेस भी बहुत बढ़ी हुई हैं। आप पिछले अगर 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो इनकी प्राइसेस काफी ऊपर हैं। अब दो चीजें आ जाती हैं, एक तो ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसके साथ कोई डिविडेंड बोनस वगैरह दी, यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जैसे मैं आप कुछ किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, तो हमें तो कंपनी से जो भी कोई पे आउट मिलेगा वही हमारा रिटर्न है ना। अगर हम यानी कि मार्केट में रेट बढ़ने पे बेच देना, वो तो ठीक है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी एक कंपनी अट्रैक्टिव जब होगी किसी के लिए, तो वो किसी रिटर्न की बेस पर होगी। तो रिफाइनरीज की उस तरह से रिटर्न अच्छे नहीं है, और जब सामने दूसरी कंपनीज उसके मुतबादिल मौजूद हों तो इन्वेस्टर ज्यादा उनकी तरफ चला जाता है। अब रिफाइनरीज दो बड़ी न्यूज के ऊपर इनकी प्राइसेस ना ड्राइव हो रही थी। एक तो रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से आप देखें कि कितने उसके अंदर डिलेज हैं।
और दूसरी चीज ये है कि इनका जो सेल्स टैक्स का एक पॉइंट इन्होंने उठाया हुआ है गवर्नमेंट के साथ, हाँ अगर वो भी इनमें से कोई सी एक चीज भी हो जाती है तो इनकी प्राइसेस डेफिनेटली बहुत अच्छा बढ़ेंगी। तो ये फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने रिफाइनरीज को रोका हुआ है। जी। बहुत शुक्रिया सेमी। अच्छा सर, अब ये मुझे बताएं कि किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं अभी 2025 में। क्या लग रहा है अभी, क्योंकि अभी तो ये एक वक्ती तौर पे ये जो है ये स्टक हुई हुई है मार्केट। किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी? क्या क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए पहली तो यह मुझे लगता है कि पूरी मार्केट ही, ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म करेगी। उसमें उस तरह से नहीं है कि कुछ सेक्टर रह जाए, क्योंकि जब इस तरह से मार्केट्स एक बड़े पैमाने पर मूव करती हैं तो ऑलमोस्ट पूरी मार्केट मूव करती है। परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता प्राइस मूवमेंट में। अलबत्ता चूंकि ये मार्केट हम समझ रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ जाएगी, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो साइक्लिकल कंपनीज को आता है। तो वो आप सीमेंट सेक्टर देख लें, आप ऑटोस हैं, ऑटोज की प्राइसेस ऊपर है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी भी इनके अंदर गुंजाइश है। कोई भी लोअर साइड पे डिप है, इनके अंदर आप जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सीमेंट सेक्टर है बिल्कुल इसके अंदर, हालांकि इनकी डिस्पैचेस इंक्रीज नहीं हुए हैं, उसके बावजूद इनके हम देखते हैं कि इनके मार्जिन इंटैक्ट हैं। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बावजूद कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये भी बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है। इसी तरह से आप देखें कि स्टील सेक्टर है वो भी। ऑयल एंड गैस सेक्टर बिल्कुल ये रहेगा, चाहे वो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं चाहे वो मार्केटिंग कंपनीज हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। बैंकिंग बिल्कुल ये भी, इसमें अच्छे डिविडेंड्स की तो है। लोअर साइड पे बिल्कुल बैंकिंग में भी काम करना चाहिए। तो मेरे नजदीक तो पूरी मार्केट अच्छी लगती है। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि जो है अभी मार्केट ऐसी 2-3 हफ्ते रहेगी। तो जो है थोड़ी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लें कि जो है क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि किन जो है किन स्टॉक्स को आप जो है अपने तौर पे आप अच्छा समझते हैं और समझते हैं कि इनमें ज़रूर जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक पोजीशन लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए स्ट्रेटजी के रेफरेंस से तो एक चीज ये है कि अभी काम बिल्कुल एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए। और अगर प्राइस राइज करती है तो कुछ ना कुछ सेल जरूर करें, अपनी पोजीशन थोड़ी रिड्यूस करें। जब मार्केट बढ़ रही हो तो शेयर्स में थोड़ी पोजीशन रिड्यूस करें, काफी इम्कान है कि आपको वापस वो शेयर्स नीचे मिल जाए। और जब नीचे लोअर साइड पे ऐड करें तो एकदम से जैसे होता है कि शेयर का रेट ना चला जाए, तो उस तरह से नहीं, ग्रेजुअल बाय करें। अभी क्योंकि एक रिस्क मौजूद है मार्केट के, जब इस तरह की किसी बड़ी स्पेकुलेशन नहीं चल रही, यानी कि मार्केट को संभालने वाले लोग मौजूद नहीं होते, तो ऐसे में कोई भी नेगेटिव न्यूज कहीं से आ जाए, क्योंकि हम एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर मार्केट होती है कि जहां नई न्यूज आ जाए। जब नई न्यूज आ जाती है तो फिर उसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है अगर नेगेटिव आ जाए तो, क्योंकि मार्केट को संभालने वाला कोई नहीं होता। तो ये उस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो इसमें थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। जहां तक आ जाती है कि इस चीज की कि किन शेयर्स में, अभी तो मेरे नजदीक अगर यहाँ से नीचे ये मिलती है तो चंद एक शेयर्स कहे जा सकते हैं, लेकिन अभी रिस्क काफी हाई है कि अलबत्ता मैं ये पेल को थोड़ा बाइक करूंगा अगर लोअर साइड पे मिलता है। GHNI का बिहेवियर अच्छा है इसके, इस दफा के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। गाल की निस्बत ये इस जगह पर ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साजगार भी लगता है कि अब अम, अगले एक आध क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसमें भी बाय किया जा सकता है। DG खान सीमेंट अच्छा लगता है लोअर साइड पे, इसमें भी जाएंगे। बस इसी तरह से चंद एक स्टॉक।
सही, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। और जो है बड़ी ज़बरदस्त आपने हमारे साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हुए हुए हैं, जाहिर है। जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनको एक गाइडलाइन आपने बड़ी अच्छी दी, और इसके साथ ही साथ जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर नाज़रीन मैं आज के सेशन से इजाज़त लेती हूँ, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।